तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज रखने वाला हूँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट वाइज टैक्टिक्स रखने वाला हूँ, कुछ ऐसे ब्लंडर्स रखने वाला हूँ जो एक इंजीनियर की लाइफ में उसको एक प्लानर के थ्रू मिलते हैं। ये स्टोरी है मेरे कॉलेज टाइम की। कॉलेज टाइम मतलब अभी हाल फिलहाल 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले मैंने जब अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मेरे जो एचओडी थे उन्होंने मेरे को पूरा एक प्लानर दिया था। उसमें कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज थे, कुछ ऐसे ब्लंडर्स थे जिसको मैंने जब बाद में गो थ्रू गया तो मेरे को समझ में आया, अरे यार ये सब चीज़ तो मैंने अपने स्कूल टाइम पे कमिट की हुई थी, तभी तो मैं एक ऑन एन एवरेज बच्चा बन के था। और फिर मैंने उन गलतियों को सुधारा जिसके बाद मेरे जाके कॉलेज में 9 CGPA तक बने थे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का एक भी सेकंड आप लोग के लिए बर्बाद नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव लगे। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को 1.5x पे शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूंगा अपने एंड से भी कि थोड़ा मैं तेज सब चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊं, बट आप लोग भी अपना टाइम सेव करिए और 1.5x पे वीडियो को शिफ्ट कर दीजिए। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, दिस इज अनंत मिश्रा। मैं हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रहा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। इसके बाद मेरा IIT करना है, मेरे को जेई मेंस निकालना है, मतलब क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूँ जो कि हर एक जेई एस्पिरेंट अपने लाइफ में फॉलो करता है। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो कौन से स्टैंडर्ड से देख रहे हो। अगर आप 10th के हो तो 10th में भी फॉलो कर जाएगा, 9th में हो तो 9th में भी फॉलो कर जाएगा। ये बस एक कॉमन ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो सब लोग फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे कॉमन ब्लंडर्स है जो सब लोग इग्नोर करते हैं। मैंने अपने स्कूल टाइम में भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए जिसके कारण मैं एक ऑन एन एवरेज बच्चा बन के रह गया। तो वही सारे ब्लंडर्स आज मैं इस बुक में लिख के लाया हूँ। आप लोग के सामने मैं ये पूरी चीजें आज बताने वाला हूँ। चालू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कुछ ऐसे कॉमन स्ट्रेटेजीज में। तो अब जब भी हम लोग को कोई भी स्ट्रेटेजीज बनाना रहता है ना, तो एक पेज लेना है हम लोग को, वहां पे कंसिस्टेंटली आप लोग को एक एक पॉइंट लिखना है कि हाँ ये चीज मैं फॉलो करूंगा एक कंसिस्टेंटली फॉर्म में, कंसिस्टेंट रहूंगा मैं उस काम के लिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहला स्ट्रेटेजी जो हम लोग को बनाना है वो है सब्जेक्ट वाइज टैक्टिक्स। अब ये क्या होता है, अब सारे सब्जेक्ट को एक बार स्टडी करो, ऊपर ऊपर से समझो कि क्या टैक्टिक्स हम लोग यूज करेंगे तो जिसमें मार्क्स इंक्रीज होंगे। जैसे कि ये जो 3 सब्जेक्ट है, मैं जनरली ये वीडियो जो है वो जेई के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स रखा हूँ। जो क्या बोलते हैं नीट के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे वो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे अपना बायोलॉजी रख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजीज समझो, अपने हिसाब से फिर बनाना। ये तो मैंने एक बना बनाया दे दिया, स्पून फीडिंग कर दी। स्पून फीडिंग नहीं करनी है, हम लोग को अपने एंड से ट्राई करना है, अपने एंड से एक एक स्ट्रेटेजीज बनानी है। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट वाइज टैक्टिक्स में, तो फिजिक्स को हम लोग को विजुअलाइज करना है फिर अप्लाई करना है। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है डेरिवेशंस रटने लगते हैं, रटने से नहीं होगा। विजुअलाइज करना सीखो फिर उसको एप्लीकेशन में यूज करना सीखो। दूसरा आता है हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री है 3 pronged अप्रोच, ठीक है। 3 उसमें रहते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह लेना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सारे फॉर्मूला एक फॉर्मूला शीट में बनाना, एक सारे जितने उसके इक्वेशन है सबको एक शीट में बना के, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसे बना के अपने पास हमेशा रखना है। उसके कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स होता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का पूरा खेल। आप लोगों ने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, उस पैटर्न रिकॉग्निशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन है उसी को रिपीटली सॉल्व कर रहे हो। हम लोग के पहले दिन जब हम लोग गए थे मतलब कॉलेज में, तो वहां पे एचओडी ने हम लोग को यही बोला था कि ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या बोलते हैं एक ही डिजाइन के, बल्कि ये फर्क पड़ता है कि तुम 30 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ये तो हो गए कुछ सब्जेक्ट वाइज टैक्टिक्स। अब आया था हम लोग एक एरर लॉग टूल। ये एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट टूल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल टूल है। क्यों बताता हूँ, देखो हम लोग में जैसे कि CS ब्रांच में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर देते हैं प्रैक्टिकल्स के वक्त में। तो हम लोग को हमारे जो सर हैं उन्होंने बोला है कि एक बुक मेंटेन करनी है आप लोग को, जिसको तुम लोग बोल सकते हो एरर नोटबुक। एरर नोटबुक का क्या फायदा रहता है कि एग्जाम से एक दिन पहले या फिर प्रैक्टिकल से एक दिन पहले हम लोग उस बुक को पढ़ के चले जाते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं एरर को, और उसके बाद उसको एक प्री टेस्ट रिचुअल की तरह पूरा मंत्र उसका पढ़ लेते हैं और जाके एग्जाम में वो गलतियां फिर नहीं दोहराते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 9th-10th में भी बहुत काम में आती है। जैसे तुम लोग इंग्लिश का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया, उसमें अगर कोई गलतियां करते हो लैंग्वेज के पेपर्स में या फिर साइंस मैथ्स किसी भी या फिर SST किसी भी पेपर में कुछ मिस्टेक्स करते हो तो उसको ये एरर बुक में लिख लेना चाहिए। ये आपके एग्जाम के एक दिन पहले आप लोगों को पढ़ के चले जाना है,
फिर वो मिस्टेक्स दोबारा कमिट नहीं करना है। मिस्टेक्स हो रहे हैं, दैट्स गुड, बट इफ यू आर कमिटिंग देम अगेन देन इट्स रॉन्ग। ओके, सो यही चीज है। अब आ जाता है मॉक टेस्ट मास्टरी। ये क्या चीज है मॉक टेस्ट मास्टरी? हम लोग जो मॉक टेस्ट देते हैं ना उसको मास्टर करना है। तो इसके लिए हम लोग को अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ट्रेन करना है अच्छे से, कि मेरे को इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम देना है, मेरे को इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में इतना ही टाइम देना है, ठीक है। वरना ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चंस 100 पड़े रहते हैं और क्या बोलते हैं, टाइम नहीं रहता है। इसका बेस्ट वे है इसको मास्टर करने के लिए कि आप लोग डिफरेंट टाइप्स के सैंपल पेपर सॉल्व करो, PYQs लगाओ, DPPs लगाओ, अपने कोई मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं कोई कोचिंग के मॉड्यूल्स को, तो उसको सॉल्व करो। ये इसका सबसे स्पेसिफिक और सबसे मतलब काम करने वाला ट्रिक है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग राउंड वाइज क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में। ये क्या होता है, देखो मैं इसको बोलता हूँ कि इसको 3 राउंड्स में होते हैं क्वेश्चंस। एक जो पहला राउंड होता है वो होता है इजी क्वेश्चंस के लिए, इजी क्वेश्चंस जो आप लोग चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरे राउंड में जो आते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आपको उसका मेथड और सॉल्विंग कैलकुलेशन पता होता है, तो उस क्वेश्चंस में 2 से 3 मिनट लगाना है। जो पहले वाले राउंड में जो क्वेश्चंस हैं उनमें 1 मिनट या 2 मिनट लगाने हैं। लास्ट जो होता है वो होता है डिफिकल्ट, जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लगे या फिर आपको उसका मेथड नहीं पता हो, तो उसमें भी 4 से 5 मिनट लगाने, उससे ज्यादा नहीं। टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे चौथे पॉइंट पे स्ट्रेटेजीज के, वो है रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट। अब रिवीजन कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, तो हम लोग को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही हम लोग को एक ऐसा एनुअल प्लानर मिल गया था, उसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली दिया गया था। तो हम लोग फिर क्या करते थे, इतनी पतली पतली बुक आती थी, 10 अभी भी आ रही, मतलब 10-15 रुपए में हम लोग वो ले लेते थे। उसी में हमारे सारे रिविजन्स के फ्लैश कार्ड्स हम लोग बना दिया करते थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया होगा, एक BBIMP करके एक नोटबुक हमेशा रखनी चाहिए, उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दोगे ना, तो एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग को वो काफी ज्यादा हेल्प कर देगी। दूसरा चीज है ब्लॉक शेड्यूलिंग या फिर स्लॉट मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आ जाता है ये क्यों है, ये इसलिए ताकि आप लोग को समझ में रहे कि कितने स्लॉट्स में आपका काम विभाजित किया गया है। जैसे स्लॉट 1 में आप लोग को ये पर्टिकुलर काम करना है, स्लॉट 2 में आप लोग को ये पर्टिकुलर काम करना है, स्लॉट 3 में आप लोग को ये पर्टिकुलर काम करना है। पर्टिकुलर काम की जगह मैं बोल देता हूँ, स्लॉट 1 में आप लोग को इजी और हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, स्लॉट 2 में हार्ड और स्लॉट 3 में इजी। इससे आप लोग का टाइम मैनेज रहेगा, जिससे आप लोग का एक प्रोडक्टिव डे कटेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे ब्लंडर्स, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो 9th 10th 11th 12th जेई प्रिपरेशंस, नीट प्रिपरेशंस, UPSC प्रिपरेशंस में सारे लोग एक ना एक बार कमिट करते हैं, ठीक है, जो अब हम लोग को कमिट नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहला जो ब्लंडर है द रिसोर्स ओवरलोड ट्रैप। देखो क्या होता है पता है, जितने भी बच्चे होते हैं ना, एक जो सब्जेक्ट है उसके 5 रेफरेंस बुक ले लेंगे, ठीक है, बोलेंगे मैं 5 सॉल्व करूंगा। उसका अंजाम क्या होता है, 10% भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, 10% भी एक बुक का कंप्लीट नहीं होता है। देखो अब प्रॉब्लम बता दिया, उसकी दिक्कत बता दी मैंने, प्रॉब्लम बता दिया, उसका दिक्कत बता दिया, उसका मैंने वो बता दिया कि अगर ये प्रॉब्लम को करोगे, मिस्टेक करोगे तो क्या जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए हमेशा एक मॉड्यूल पे स्टिक रहो उस सब्जेक्ट के, या फिर आपके जो कोचिंग में मिला है वो मॉड्यूल, या फिर कोई एक बुक पे, एक ही रेफरेंस बुक पे और NCERT पे। पर आजकल NCERT को कौन ही भाव देता है ना, नेक्स्ट पॉइंट वही है, ट्रीटिंग NCERT एज टू बेसिक। बहुत बेकार बात है, बहुत ज्यादा बेकार बात है। हम लोग NCERT को इग्नोर करते हैं, जो कि हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि ये जो NCERT है वो हम लोग के लिए भगवत गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, सब NCERT ही है, इसलिए बोल रहा हूँ। हम लोग इसके 2 बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग समझते हैं 2 बेसिक्स है, छोड़ के चले जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहला दर्जा आपको अपने सबसे पहले पर्सपेक्टिव में हमेशा NCERT को रखना है। फिर आ गया द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। अब ऑस्ट्रिच इफेक्ट क्या होता है, देखो बताता हूँ। स्किपिंग मॉक टेस्ट। देखो हम लोग मॉक टेस्ट स्किप करते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है हमारी प्रिपरेशंस बहुत कम है, ठीक है। ये हम लोग जब करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है, फिर हम लोग सोचते हैं कि जब तक 100% प्रिपरेशन होगी तब तक नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगता है 100% जब तक प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं देंगे। सबसे बड़ा ब्लंडर, मॉक टेस्ट हम लोग के लिए इसलिए यूज होता है क्योंकि फाइनल जब आप लोग लिखने जा रहे हो तो उससे पहले एक प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोग के पास। वो प्रैक्टिस ही हम लोग नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर बन जाता है। इसलिए अगर आपके
1% भी अगर सिलेबस कंप्लीट है तब भी टेस्ट को दो, ठीक है। फिर आ जाते हैं लेटिंग बैकलॉग स्नोबॉल। क्या करते हैं हम लोग पता है, जैसे कि कोई चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए, हम लोग को लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, तो हम लोग सोच रहे हैं इसको समर हॉलीडेज में कर लेंगे, इसको दिवाली वेकेशन में कर लेंगे, इसको क्रिसमस वेकेशन में कर लेंगे, इसको क्या बोलते हैं कोई ऐसा और वेकेशन आएगा तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ा ब्लंडर, वो वैसा ही धरा का धरा रह जाता है। तो हम लोग को इसको अवॉइड करना है, ठीक है। डिफिकल्ट चैप्टर्स आफ्टरवर्ड्स सबसे बड़ा ब्लंडर है, इसको अवॉइड करना है। जो चैप्टर आप लोगों ने जिस दिन स्टार्ट किया है उसको उसी दिन कंप्लीट करो। अब आता है पैसिव रीडिंग इल्यूजन, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। पैसिव रीडिंग जो इल्यूजन है वो क्या है पता है, जैसे कि एक ही चीज को लगातार बस पढ़ते रह रहे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल वो होता है ना मैथ्स में कि सॉल्व एग्जाम्पल रहते हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। भाई उसको पढ़ के क्या फायदा जब तक तुम अपने हाथों से कलम और कॉपी पे नहीं उसको चढ़ाओगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पर भी वही पढ़ते ही रहोगे क्वेश्चन पेपर को। इसलिए सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक और चीज बता दी मैंने, और एक दो चीज जो याद रखना, ये जितने भी ब्लंडर्स जो मैंने बताया आपको, एक सेकेंड, हाँ मैंने सब चीज कवर कर लिया, आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज टैक्टिक्स सब बता दिए। जितने भी ब्लंडर्स जितने भी स्ट्रेटेजीज बताएं, अगर आप लोग कंसिस्टेंटली इस पे वर्क नहीं करोगे तो ये काम में नहीं आने वाली है, ठीक है। स्पून फीडिंग से अपना ध्यान हटाओ, अपने हिसाब से सारी स्ट्रेटेजीज और बनाना, अपने हिसाब से ब्लंडर्स बनाना। जो जो आप लोग को ऐसे दिमाग में लगे अपने से हाथ में कॉपी पेन उठाओ और लिख दो, ठीक है। लिख दोगे तो वो चीज हमारे मसल मेमोरी में स्टोर हो जाती है, फिर हम लोग को समझ में आ जाता है कि क्या बोलते हैं हम लोग को ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता हूँ ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो। बाय बाय।